सभी को नमस्कार। मैं राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट दौसा से असिस्टेंट प्रोफेसर बिन्नी साहू। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में चलने वाले टॉपिक मोहम्मद बिन तुगलक उसके बारे में जानेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का अगर हम शासनकाल देखें तो 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक का माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था वो उलूग खां था और मोहम्मद तुगलक की उपाधि लेकर के वह राज सिंहासन पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंटेलिजेंट था, योग्य था। कहीं कुरान की आयतें उन्हें बहुत अच्छे से याद थी। कई सारे उन्होंने जो मुस्लिम ग्रंथ हैं उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन में आया तो राजकोष में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता ने विरासत में उसे संगठित तथा व्यवस्थित प्रशासन भी दिया था। इसके विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ अनुकूल परिस्थितियां मिली या उन योजनाओं का उसने क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया, जिसके कारण से उसे घोर सफलताएं देखनी पड़ी। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। उसमें हम जानते हैं उसका राजत्व सिद्धांत। देखिए, राजत्व सिद्धांत की हम बात करें तो उसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक का सिद्धांत था वो था देवत्व का सिद्धांत। देवत्व के सिद्धांत की चर्चा हमने अलाउद्दीन खिलजी जब पढ़ा तभी भी हमने बताया, उससे पूर्व बलबन को पढ़ा तभी भी हमने बताया कि जो उसका राजत्व सिद्धांत था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक है उसका जो राजत्व सिद्धांत है वो बलबन के सिद्धांत से काफ़ी मिलता जुलता है। यद्यपि अलाउद्दीन के जो सिद्धांत है राजत्व सिद्धांत उसकी भी छत्र छाया हमें इस पर देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर हम कहना चाहेंगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का सिद्धांत था वह देवत्व के सिद्धांत पर आधारित था। देवत्व का सिद्धांत क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं को देवता तुल्य मानता है या देवता का प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को मानता है। राजा की इच्छा ही जनता की इच्छा होती है और जनता को राजा की इच्छा को देवता की इच्छा मान करके कार्य करने चाहिए। कुल मिलाकर के सत्ता का केंद्र या संकेंद्रण राजा पर हो जाता है और राजा निरंकुश प्रवृत्ति का हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं धर्म की राजनीति से पृथक करना। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक और उससे पूर्व में हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी दोनों ही ऐसे शासक हुए वह उलेमाओं को उपेक्षा के सिद्धांत पर रखते थे। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्यक्षतः उसका विरोध नहीं किया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक है उसने उलेमाओं को दंडित करना भी शुरू कर दिया। अब दंडित करने का आधार ये था कि उसने उलेमाओं की उपेक्षा करी। यदि वो किसी प्रकार के गलत कार्य करते हैं या राजकीय धन के अंतर्गत गबन करते हैं या स्वयं आपराधिक मामलों में लिप्त थे तो उलेमाओं को उसने दंडित करना शुरू कर दिया गया। हालांकि उलेमा वर्ग ने इसका विरोध करा। उसके सुल्तान के खिलाफ अपना एक गुट भी बनाया जो सुल्तान के विरुद्ध कार्य करता था और सुल्तान के विरुद्ध उन्होंने जिहाद तक का भी सहारा ले लिया था। यानी कि सुल्तान के जो किए गए कार्य हैं उनको या सुल्तान के विपक्ष में जो कार्य किए हैं उसको जिहाद का नाम दे दिया था। हालांकि इस व्यवस्था से मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी काफ़ी बदनामी भी हुई और जो न्याय प्रशासन पर जो सुल्तान का एक अधिकार है उस पर भी कई प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे। आगे हम बात करते हैं धार्मिक सहिष्णुता की। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी धार्मिक सहिष्णु शासक माना जाता है। उसके लिए हमें माना जाता है कि हिंदुओं पर उसने काफ़ी कोई अत्याचार नहीं करे, इतना तक कि हिंदुओं के जो त्यौहार थे होली दिवाली इसमें भी वह भाग लेता था। इस प्रकार से सुल्तान की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय भी हमें मिलते हैं। हालांकि इससे पूर्व के जो उत्तराधिकार अगर हम बात करें कि सुल्तान से पूर्व जो अधिकारी हुए हैं या पूर्व जो सत्ता संचालन करने वाले हैं उन्होंने भी इतना कोई अत्याचार नहीं किया था। तो इसके भी सुल्तान ने परिपाटी गियासुद्दीन तुगलक की हम बात कहें कि जो मस में रियानी के बाद जो बात कही गई है तो उसी प्रथा को उसने आगे लागू किया गया। तो इससे सुल्तान के धार्मिक सहिष्णुता का भी हमें ज्ञान मिलता है।
आगे हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक का, उसकी योजनाएं या प्रशासन के अंतर्गत उसके किए गए नवाचार की चर्चा करेंगे। देखिए, हम नवाचारों की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक पर जो डायरेक्ट 200 प्रश्नों में जो शब्द आता है या निबंधात्मक प्रश्न आता है, वो डायरेक्ट पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रशासनिक नवाचारों पर चर्चा कीजिए। यदि हम इस पे लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएं तो किन्हीं 2 योजनाओं पर चर्चा कीजिए, या उसकी जो 5-6 जो योजनाएं हैं उनमें से किसी एक पर पूछ लिया जाता है। छोटे प्रश्नों में तो हम चर्चा इसमें करेंगे, हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से मूलतः बड़ा प्रश्न बनने का इसमें से बहुत चांस बनता है। अब इसमें हम नंबर 1 बात करते हैं दोआब में कर वृद्धि की। पहला जो मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासनिक नवाचार है वह है दोआब में कर वृद्धि। देखिए, दोआब में अगर हम कर वृद्धि की बात करें तो आखिरकार सुल्तान को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उसे दोआब में कर वृद्धि करनी पड़ी। तो उसका पहला मूल कारण है राजकोष का रिक्त होना, कि मोहम्मद बिन तुगलक जैसे प्रशासन में आया तो उसकी जो क्रियान्विति थी या प्रशासन के अंतर्गत जो उनकी कई नीतियाँ या कई कार्य किए गए, तो ऐसी स्थिति में उसका जो राजकोष है वो काफ़ी रिक्त था। तो राजकोष में वृद्धि करने के लिए उसे दोआब में कर वृद्धि करनी पड़ी। ऐसा हमें तारीख फरिश्ता किताब है, इसके लेखक हैं फरिश्ता, वो बताते हैं। दूसरा, दोआब की भूमि उपजाऊ होना। देखो, दोआब नाम से ही तो विज्ञ है कि 2 आब यानी 2 भूमियों का जहाँ मिलन हो रहा है वहाँ पर, या 2 पानियों का 2 नदियों का जहाँ मिलन होता है, 2 आब। आब का मतलब होता है पानी, यानी 2 पानी एक जगह मिल रहे हैं तो वो भूमि हम जानते हैं कि वह उपजाऊ होती है। तो दोआब के अंतर्गत भूमि है वो सर्वाधिक उपजाऊ थी, तो इसका कारण भी हम मानते हैं। अब सुल्तान ने कितना उस क्षेत्र के अंदर कर किया, कुछ कहते हैं सुल्तान ने 40 से 50% तक वृद्धि कर दी, कुछ कहते हैं 3 से 4 गुना वृद्धि कर दी। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने कहा कि किसी प्रकार की वृद्धि ही नहीं की गई, पर ओवरऑल हम मानते हैं कि सुल्तान ने 5 से 10% की वृद्धि उस क्षेत्र के अंतर्गत कर दी थी। अब देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हुआ दोआब के अंतर्गत जैसे ही सुल्तान ने पॉलिसी बनाई तो दोआब के अंतर्गत अचानक से अकाल पड़ गया, वर्षा की कमी हो गई। ऐसी सूरत में किसानों में अनेक समस्या उत्पन्न हुई। सुल्तान को इस स्थिति का ज्ञान नहीं था। देखिए, समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है कि सुल्तान ने वहाँ पर उस क्षेत्र के अंदर वृद्धि करनी चाहिए, किंतु अकाल पड़ गया, लेकिन सुल्तान को उस स्थिति का ज्ञान नहीं होना पाया। तो ये इसकी प्रशासनिक लचरता का भी हमें ज्ञान हो रहा है कि किस प्रकार से प्रशासनिक लचरता हो रही है, कि सुल्तान को इस चीज़ का भान ही नहीं हो पा रहा है। और फलस्वरूप क्या होगा कि सुल्तान को ज्ञान नहीं, तो अकाल कार्य में भी देरी होगी। जो राहत कार्य है, अकाल के जो राहत कार्य हैं उसमें क्या होगी, देरी होगी। जो सुल्तान ने यद्यपि उस क्षेत्र के अंदर कुएँ भी खुदवाए, नहरें भी बनवाई, बीज, हल, बैल आदि ऋण स्वरूप एक शब्द है 2 नंबर में पूछा जाता है अक्सर कई बार, सोनधार, कि जो तकावी ऋण दिया जाता है किसानों को उसे सोनधार कहा जाता है। तो सोनधार के अंतर्गत कि जो किसानों को तकावी ऋण, जो कि हल, बैल, बीज आदि खरीदने के लिए दिया जाता है, उसे सोनधार कहा जाता है। तो सुल्तान ने सोनधार की भी व्यवस्था करवाई, किंतु कहते हैं कि अगर सुविधा मिलने में देरी होती है तो वो सुविधा न के बराबर होती है। तो अतः जब राहत कार्य देरी से मिले तो लोग उसका अधिक फ़ायदा नहीं उठा पाए, और कुल मिलाकर के सुल्तान की ये जो पॉलिसी है, ये योजना है, वो फेल सिद्ध हुई, क्योंकि राहत कार्य में काफ़ी देरी हो चुकी थी तथा सहायता का जो प्रयोग किसानों की शुद्धापूर्ति भी नहीं कर पाए, जितनी आवश्यकता अनुसार है उस प्रकार से उनको नहीं मिल पाया। नंबर 2 अगर हम बात करें, अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की, कि उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक नवाचार है, उसमें नंबर 2 है राजधानी परिवर्तन। ये कार्य किया गया 1326 से लेकर के 1327 के अंतर्गत। राजधानी परिवर्तन कहाँ से कहाँ की गई, राजधानी परिवर्तन की गई दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत के अंतर्गत की गई दिल्ली से दौलताबाद। और ये राजधानी परिवर्तन की गई 1326 से लेकर के 1327 के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं आखिरकार ऐसी क्या स्थिति हुई कि सुल्तान को राजधानी परिवर्तन करनी पड़ी।
नंबर 1 बात करते हैं हमें देवगिरी की सामरिक स्थिति पर। देवगिरी दक्षिण भारत के अंतर्गत स्थिति है और जो सुल्तान की जो पहली राजधानी थी वह दिल्ली थी। तो दिल्ली के अंतर्गत क्या था कि वहाँ दिल्ली है भारत की जो पश्चिमी सीमा है या उत्तर पश्चिमी सीमा है, वहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ती थी। तो वहाँ से बाह्य आक्रमण होने के अधिक चांस होते थे, इसलिए सुल्तान ने सोचा कि मुझे अपनी जो सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित करने के लिए मुझे अपनी राजधानी वहाँ से दक्षिण भारत में ले जानी चाहिए, जिससे आक्रमण होने की गुंजाइश कम होगी। नंबर 2, दिल्ली की जनता को सबक सिखाना। दिल्ली की जनता को सबक सिखाना से यह है कि इब्न बतूता जो है अपनी किताब है रहेला, उसमें बताता है कि सुल्तान नागरिकों से अप्रसन्न था। सुल्तान को ऐसे पत्र मिलते थे, गाली गलौज लिखे जाते थे। अक्सर कहा जाता था कि कागज़ में पत्थर बांध करके सुल्तान के महलों में फेंक दिए जाते थे, जिसमें सुल्तान को गाली गलौज या बुरे शब्द लिखे जाते थे। अतः सुल्तान दिल्ली की जनता है उसको सबक सिखाना चाहता था कि वहाँ पर उन्हें दौलताबाद ले जाया जाए। ऐसा भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। नंबर 3, हालांकि वुलजले हैग ने भी इस बात की पुष्टि की है। अनेक जो इतिहासकार हैं, तत्कालीन इतिहासकार, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, लेकिन अनेक इतिहासकार इसे अमान्य भी करार देते हैं। नंबर 3 बात अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत मुस्लिम संस्कृति का केंद्र होना। दक्षिण भारत है वो मुस्लिम संस्कृति का केंद्र माना जाता है। पूर्व का शिराज भी दक्षिण भारत के अंतर्गत ही है। तो ऐसा हम मानते हैं कि मुस्लिम संस्कृति का केंद्र था, इसलिए भी सुल्तान है वो दक्षिण भारत के अंतर्गत जाना चाहता था। इसके अलावा मंगोल आक्रमणों से भी मुक्ति थी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से होने वाले आक्रमण थे दिल्ली और उसके आसपास में। तो मंगोलों को भी कि काफ़ी क्षेत्र पार करने, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद की जो दूरी है वो 700 मील के आसपास है, 700 मील के आसपास है। तो ऐसा लंबा सफ़र करने में भी समय लग जाता था, इसीलिए सुल्तान ने वह क्षेत्र अपनाया। तो इसके अतिरिक्त अगर हम और बात करें तो सुल्तान अपना दक्षिण में भी विस्तार करना चाहता था। तो दक्षिण में विस्तार को फैलाने के लिए सुल्तान ने ये कार्य भी कि दक्षिण भारत में उसका जो साम्राज्य है वो विस्तार अधिक से अधिक हो सके। अब सुल्तान ने इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए क्या किया, सुल्तान ने जब परिवर्तन किया तो उन्हें लोगों को, दिल्ली की जनता है उसको मुआवजे स्वरूप बहुत बड़ी राशि भी दी। राजधानी परिवर्तन करने के लिए रास्ते में सुल्तान ने कई साधन है उसकी उपलब्धि भी करी, खाना तथा भोजन है उसकी भी सुविधाएं जनता को दी, सारी सुविधाएं व्यक्ति मिले। इसके अलावा जो लोग इच्छा से नहीं जाना चाहते थे उनको भी सुल्तान ने उनकी इच्छा के बिना भी ले जाना चाहा। जो इस योजना है उसकी कमी में सबसे बड़ा नज़र आता है कि इस प्रकार के कार्य भी सुल्तान ने किए। लेकिन इन सब के बावजूद में मुफ्त में खाना, अच्छा शासन प्रबंध, इन सब के सामान व्यवस्था जो है उसको ढोने की व्यवस्था भी, मकानों का मुआवजा, इन सब के बाद भी जो दिल्ली की जनता है उसको यात्रा के संबंध बहुत कष्ट हुआ और वहाँ जाने के पश्चात उनका किसी प्रकार का मन नहीं लगा। सुल्तान को भी आबो हवा के संबंध में कहा कि वहाँ पर सुल्तान को आशानुकूल परिवर्तन नहीं नजर आए। अतः सुल्तान ने अपनी ये जो योजना है उसको भी रद्द कर दी कि वापस से दिल्ली ही उसकी राजधानी रहेगी। तो इस प्रकार जो ये योजना हुई जिसमें काफ़ी पैसा लगा, समय लगा तथा सुल्तान की बदनामी हुई, अतः ये जो योजना है वह भी क्रियान्वित नहीं हो पाई ढंग से और सुल्तान की एक असफलता में एक बिंदु और जुड़ गया। अगर हम इसके एल श्रीवास्तव, डॉक्टर आशुरात श्रीवास्तव ने इसके बारे में लिखा है कि जो सुल्तान है उसका 2 बिंदु उन्होंने कहा है कि इस संबंध के अंतर्गत कि जो राजधानी परिवर्तन जो कि उसका जो तरीका था वह सही नहीं था और इसके अलावा दौलताबाद तो फिर से उजड़ा तथा वापस से दिल्ली के भी जो वापस जनता गई तो वहाँ पर उसके वैभव तथा समृद्धि में भी कमी आ गई। अनेक वर्ष लग गए वापस से वैभव प्राप्त करने के लिए। अतः सुल्तान की ये योजना भी विफल रही क्योंकि ना तो इसका ठीक ढंग से क्रियान्वयन हुआ तथा पॉलिसी को जब लगाया गया तभी भी उचित ढंग से उसके बारे में नहीं सोचा।
अब जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनकी अन्य योजना हम अगले उसमें लेक्चर में या वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।